जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर LRGS KNP यूट्यूब परिवार में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम लोगों ने कल टॉपिक शुरू किया था फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार, जिसमें अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद देखा था आर्टिकल 12 जिसमें राज्य और आर्टिकल 13 यहाँ तक चर्चा कर ली थी। आज उसके आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक, जिसमें समानता का अधिकार वर्णित है हमारे संविधान में। तो आज पढ़ेंगे 14 से 18 तक समानता का अधिकार। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 14 कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष विधि अर्थात कानून, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता या समानता। भारतीय संविधान में जो विधि या कानून होगा वह सबके लिए बराबर होगा, बराबर अधिकार देगा। जैसे चाहे वह कोई राजनेता हो या कोई धनाढ्य व्यक्ति, व्यापारी, किसी भी प्रकार का, चाहे वह अंबानी हो या कोई रिक्शा चालक। आर्टिकल 14 के अनुसार, जो आर्टिकल 14 में सभी को विधि अर्थात कानून की समान अवसर प्राप्त होंगे, सभी को समान कानून सभी पर लागू होगा। तो ये आर्टिकल 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति भारत में कानून के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार रखेगा या समान अधिकार रखता है। अब आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। अब ये क्या है? पहला आता है विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या है? इसे हम लोगों ने ग्रेड किया है अपने संविधान में, इसे ऐड किया है ब्रिटेन से। ये याद रखिएगा, आपसे MCQ प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता को किस देश से ऐड किया गया या ग्रहण किया गया है, तो जोड़ा गया है। तो ये ब्रिटेन से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो कानून है, कानून सभी के लिए बराबर होगा, सभी के लिए कानून सभी के लिए बराबर होगा। जैसे इसमें समझें तो, जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति है, ब्लाइंड मैन है, रास्ते पर जा रहा है, उसके द्वारा किसी को धक्का लग जाता है, ऑब्वियस है वो जानबूझकर तो मारेगा नहीं। तो अगर उसके द्वारा किसी को धक्का लग जाता है तो जो कानून, और दूसरा व्यक्ति जिसे खूब दिखाई देता है, इसकी आईसाइट एकदम परफेक्ट है, उसके द्वारा किसी को धक्का लग जाता है, और दोनों ही कंडीशन में जिन व्यक्तियों को धक्का लगता है उन्हें कुछ चोटें आती हैं समान रूप से। तो ये कहता है
विधि के समझ समानता का अधिकार जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि उस ब्लाइंड मैन पे, अंधे व्यक्ति पर, और एक दूसरा व्यक्ति जो है जिससे अच्छे से दिखाई देता है, उन दोनों पर कानून जो है समान रूप से लागू होगा। अब ये तो नकारात्मक बात हुई, ये बात तो ये नकारात्मक हुई। ये बात कैसी हुई? ये बात हुई नकारात्मक कि एक व्यक्ति जिसने जानबूझकर किसी को धक्का दिया और दूसरा जिसे दिखाई ना देने के कारण किसी व्यक्ति को धक्का लगा, उन दोनों पर समान कानून लागू होंगे और समान सज़ा मिलेगी इसके लिए। तो ये किस प्रकार का विधि के समझ समानता किस प्रकार का हुआ? ये हुआ नकारात्मक। आपसे प्रश्न पूछेगा कि विधि के समझ समानता किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। और दूसरा पूछेगा ये सकारात्मक है या नकारात्मक, तो ये इसका आंसर आएगा ये नकारात्मक है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसे समझते हैं कि जिसे अमेरिका से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण। अगला कॉन्सेप्ट इसी में है, विधि के समझ समता में विधियों का समान संरक्षण। इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें क्या है? ये क्या कहता है? ये कहता है समान लोगों के लिए समान न्याय। समान लोगों के लिए समान न्याय। ये कहता है कि समान लोगों के लिए समान न्याय होगा। जैसा आपको अभी पिछले कॉन्सेप्ट में बताया विधियों के समझ समानता में, कि अगर कोई अंधा व्यक्ति है उसके द्वारा किसी को धक्का लगता है तो उस पर अलग नियम लागू होगा, और जिसे अच्छे से दिखता है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को धक्का लगता है तो उस पर अलग नियम लागू होगा। तो ये किस प्रकार का जो विधियों का समान संरक्षण, ये किस प्रकार का कानून है? ये है सकारात्मक। तो विधियों के समझ समानता वह निगेटिव है, नकारात्मक है, और विधियों का समान संरक्षण ये सकारात्मक है। दूसरे तरीके से इसे समझें, ये परिस्थिति बेस है, ये कंडीशन बेस्ड है। जो विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है ये कंडीशन बेस्ड है। जैसे आप बाइक से जा रहे हैं और आपके द्वारा किसी व्यक्ति को टक्कर लग जाती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी को प्लान किया कि आज 5 बजे जाएंगे, वह व्यक्ति वहाँ से निकलेगा और हम पीछे जाके उसे ठोक देंगे। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हो गई। एक तो आपसे अचानक आपसे गलती से हो गया, और दूसरे में आपने प्लान किया। तो दोनों ही अलग बातें होंगी। अगर यही नियम विधियों के समझ समानता में लागू होता तो दोनों पर समान कानून लागू होते। अब अगर ये नियम इसमें लागू होगा विधियों के समान संरक्षण में, तो दोनों पर अलग अलग कानून लागू होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था आर्टिकल 14 में, विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। तो इसमें प्रश्न पूछेगा कि विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से।
और ये सकारात्मक है या नकारात्मक। तो इस पे ये याद रखिएगा कि ये सकारात्मक है, विधियों का समान संरक्षण। अब बात करेंगे आर्टिकल 15 की, अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 14 से लेकर जो 18 तक आर्टिकल हैं, इनमें समानता का अधिकार वर्णित है। अब आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य क्या, जो आपको आर्टिकल 12 में जो बताए थे वही राज्य, कि धर्म जाति राज्य, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश। जो राज्य है वह धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आपका कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, तो किसी भी मामले में, जैसे आपके यहाँ कोई वैकेंसी आती है नौकरी के लिए या अन्य किसी जगह, धर्म के आधार पर आपको उसके लिए रोका नहीं जाएगा। जैसे यूपीपी की वैकेंसी अभी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं करेगा राज्य जो आयोग है पुलिस प्रोन्नत बोर्ड, कि आपको कह दे कि इसमें किसी विशेष धर्म के लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। इस प्रकार का कोई भी कानून लागू नहीं करेगा। उसी प्रकार जाति का किसी भी जगह, जैसे किसी मंदिर में या किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से राज्य आपको जाति के आधार पर नहीं रोकेगा। ठीक उसी प्रकार लिंग, आप पुरुष हैं महिला हैं, आपको इस आधार पर भी राज्य आपको नहीं रोकेगा। अगला जन्म स्थान, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है या किसी अन्य जगह सार्वजनिक स्थल पर, किसी मंदिर में या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर, जन्म स्थान के आधार पर आपको राज्य नहीं रोकेगा। जैसे आप कानपुर से अगर बिलोंग करते हैं तो राज्य ये नहीं कह सकता कि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ जाने का अधिकार सार्वजनिक स्थल पर नहीं है। ये हुआ। अगला मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भी राज्य आपको नहीं रोकेगा। जैसे मूल वंश में आता है, जैसे अब भारतीय मूल के, अफ्रीकी मूल के, अमेरिकी मूल के, तो इस आधार पर भी राज्य आपको आर्टिकल 15 के अनुसार आपको राज्य नहीं रोकेगा। इसके आधार पर राज्य आपसे भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें कितने प्रकार के दिए गए हैं कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश। तो ये कितने प्रकार हुए इसके? विभेद ना करने के 5 प्रकार। ये भी याद रखिएगा, आपसे सीधा प्रश्न एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रकार से राज्य आपको किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। तो वह आर्टिकल 15 के अनुसार 5 प्रकार हैं। अब आर्टिकल 16 देखेंगे। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता।
लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 के अनुसार लोक नियोजन अर्थात जैसे किसी सरकारी नौकरी या अन्य किसी सरकारी पद पर चयन के लिए निकाली गई नोटिफिकेशन, तो इसमें आपको सरकार जो राज्य और भारतीय संविधान इसमें अवसर की समानता देता है। आपको इसके लिए राज्य, जैसे आपने आर्टिकल 15 में पढ़ा और आर्टिकल 16 में है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। आपको कोई अगर विशेष ही कोई अगर पद आता है कि इसमें सिर्फ इसी कैटेगरी के लोग जा सकते हैं, जैसे तो उसकी तो बात अलग है, बट आपको किसी भी उसमें नौकरी के लिए या सरकारी रोजगार के लिए, इसके थोड़ा और क्लियर करें तो किसी सरकारी पद के लिए इसमें आपको अवसर की समानता प्राप्त रहेगी। इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इस प्रकार से। तो ये आर्टिकल 16 आपसे सीधा पूछा जाएगा कि आर्टिकल 16 में किसका उल्लेख है, क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता को दर्शाया गया है। अब अगला देखते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के समझते हैं आप लोग, जैसे छुआछूत, इसके अंत की बात की गई है भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 के तहत। इसमें लेकिन भारतीय संविधान में कि किसे कहेंगे, कि छुआछूत कहेंगे किसे, इसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से परिभाषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल तरीके से इसे परिभाषित किया है और बताया है। इसमें कहा है कि जैसे कोई ऊंची जाति या कोई ऊंची जाति का ऐसे व्यक्ति है, वह किसी निम्न जाति के व्यक्ति को आर्टिकल प्रताड़ित नहीं करेगा। ऐसे आपने सुना होगा पहले क्या होता था, ऐतिहासिक रूप में, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई अगर निम्न जाति का व्यक्ति है तो उसे गांव के बाहर, कि जैसे ये गांव है तो उसे गांव के किसी एक कोने में बाहर साइड रहने के लिए एक स्थान निश्चित कर दिया जाता था। तो ये किसका पार्ट है? ये इसी का पार्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया कि बाकी गांव में सभी उच्च जाति के लोग रहते थे और इतने से क्षेत्र में एक निश्चित सीमा में कि जो निम्न जाति के लोग हैं वह उसी क्षेत्र में रहेंगे। तो इसे ही परिभाषित किया कि अस्पृश्यता के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी इसी के अंतर्गत आता है। उसी को हिस्टोरिकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया कि छुआछूत का अंत जो है अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के अनुसार दिया गया। इसमें अब इस पे कानून कौन बना सकता है?
इस पर कानून बनाया हमारी संसद ने। संसद इस पे कानून बना सकती है और संसद ने ही कानून बनाया इस पे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम या एक्ट, संरक्षण एक्ट 1955। एक दूसरा और एक कानून बना इस पे, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। ये कानून हमारी संसद द्वारा बनाए गए ये अधिनियम कि सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1955 और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, ये दोनों आर्टिकल 17 को प्रभावी करने के लिए इन दोनों अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा बनाया गया। ये आर्टिकल 17 था कि अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 18 की बात करेंगे। अनुच्छेद 18, इसमें क्या दिया गया है, किस प्रकार की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 18, इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। जैसे अंग्रेज जब थे तो किस प्रकार की उपाधियां देते थे, जैसे किसी को खान खाना या किसी के आगे उपाधि लगा देते थे, चौधरी, या इस प्रकार से अन्य जो उपाधियां देते थे। किसी ने जैसे अच्छा कार्य किया, उनके दुश्मन को डिफीट किया, तो उन्हें उपाधि देते थे वीर। इस प्रकार से उपाधियां अंग्रेज प्रदान करते थे। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 18 में वही बात कही गई कि उपाधियों का अंत, कि जब समानता के अधिकार की बात होती है, अगर किसी व्यक्ति के आगे जैसे क्लास में एक बच्चे को कह दिया जाए कि आप आज से होशियार चंद हैं, तो बाकी बच्चों को उसे एक को उपाधि दे दी गई कि आपका नाम आज से होशियार चंद रहे और आप पढ़ने में बहुत तेज हैं। तो बाकी जो लोग होंगे, बाकी जो स्टूडेंट होंगे, तो जबकि बात करता है समानता का अधिकार, हमारा संविधान बात करता है, तो बाकियों को तो गिल्टी फील होगा कि ये तो हमसे विशेष हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से उपाधियों के अंत की बात की गई है। और इसमें कहा गया है सेना और शिक्षा के द्वारा जो भी उपाधियां, जो भी दिए जाएंगे नाम, उन्हें उपाधि नहीं माना जाएगा। जैसे डॉक्टर, अच्छा एक ये डॉक्टर होता है, एक ये डॉक्टर होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। ये जो डॉक्टर होता है ये PhD जो किए रहते हैं, PhD के लिए PhD स्कॉलर लिखते हैं। और ये जो डॉक्टर होता है MBBS, जो MBBS मेडिसिन डॉक्टर होते हैं, ये लिखते हैं। इस प्रकार से डॉक्टर, तो इन्हें उपाधि नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार सेना में जैसे कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर,
ब्रिगेडियर, तो इन्हें उपाधि नहीं माना जाएगा। जैसे कैप्टन अभिनंदन, तो जब सेना में किसी व्यक्ति के नाम के आगे कोई उपाधि लगी होगी तो उसे उपाधि नहीं माना जाएगा। जैसे पद्म पुरस्कार, जैसे लिखते हैं किसी नाम को, जब किसी को पद्म पुरस्कार कोई मिल जाता है तो नाम के आगे लिखने लगते हैं पद्म विभूषण फलाने सिंह। तो इन पुरस्कार को जो पुरस्कार देती है भारत सरकार पुरस्कार, जैसे इसमें भारत रत्न, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, तो इसे उपाधि नहीं माना जाएगा इसे, क्योंकि ये कोई विशेष कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, तो इसे उपाधि नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 18 की बात की हमने कि आर्टिकल 18 में क्या है। अच्छा, ये किसी व्यक्ति को अगर किसी विदेशी से, किसी अन्य देश से किसी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि ग्रहण करनी है तो वह किससे अनुमति लेगा? तो इसमें लिखिए किसी अन्य देश से, किसी अन्य देश से कोई उपाधि ग्रहण करने के लिए, किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण अगर कोई व्यक्ति करता है, ग्रहण करने की अनुमति, ग्रहण करने की अनुमति, ग्रहण करने की अनुमति किससे लेगा? तो वह लेगा राष्ट्रपति महोदय से। कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी देश, किसी देश की कोई यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय अगर किसी भारतीय को कोई उपाधि देता है, जैसे पीएचडी स्कॉलर की उपाधि देता है, पीएचडी डॉक्टर की उपाधि देता है, या अन्य कोई उपाधि देता है, तो उसके लिए किसी भी भारतीय नागरिक को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी? तो वह राष्ट्रपति से उसकी पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये हमने आज पढ़ा समानता का अधिकार। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपका एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा होगा। हमने आज से समानता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया है। कल अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत ये देख लिया। अब कल पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।